रात के करीब 9 बजे हैं, फोन बजता है, स्क्रीन पर लिखा आता है मुंबई साइबर सेल। दूसरी तरफ से आवाज आती है पूरी तरह सरकारी अंदाज में, कोई हड़बड़ी नहीं, बस ठंडी अधिकार पूर्ण टोन। सर, आपके आधार नंबर से एक पार्सल बुक हुआ है, उसमें ड्रग्स और 5 फर्जी पासपोर्ट मिले हैं। ये मामला अभी सीबीआई को ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप निर्दोष हैं तो घबराइए मत, बस वीडियो कॉल पर आ जाइए वेरिफिकेशन के लिए अगले 3 घंटे। एक 61 साल के रिटायर्ड बैंक अफसर जिन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं। कैमरा ऑन है, दूसरी तरफ वर्दी पहना एक अफसर बैठा है, पीछे तिरंगा और अशोक स्तंभ का पोस्टर लगा है। बीच बीच में वो अफसर उन्हें डांटता भी है, सर आप जितना टालेंगे उतना शक बढ़ेगा, और फिर तुरंत नरम पड़ जाता है। देखिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, बस प्रोसेस पूरा कीजिए। डर और भरोसे का ये खेल बार बार दोहराया जाता है जब तक इंसान का दिमाग पूरी तरह थक न जाए और वो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी करीब 1 करोड़ रुपए एक के बाद एक ट्रांजैक्शन में आरबीआई के सेफ अकाउंट में भेज देते हैं। अब जरा सोचिए, ये कोई भोला भाला अनपढ़ इंसान नहीं था, ये वो शख्स था जो खुद बरसों बैंकिंग सिस्टम में काम कर चुका था। फिर भी 3 घंटे के भीतर उसका दिमाग पूरी तरह उस डर के आगे झुक गया जो किसी ने बड़ी सफाई से उसके जहन में बिठाया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये कोई इकलौता किस्सा नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे ही मामले हर दिन देश के हर कोने में किसी न किसी के साथ हो रहे हैं। कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई इंजीनियर, कभी कोई गृहिणी, कोई भी इससे अछूता नहीं है। और यही वो जगह है जहां से आज की कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक धोखे की कहानी नहीं है, ये उस पूरी इंडस्ट्री की कहानी है जो हर रोज हजारों भारतीयों को निशाना बनाती है और जिसका असली हेडक्वार्टर भारत में है ही नहीं। चलिए आज इसी परत को खोलते हैं शुरू से आखिर तक। जब हम साइबर फ्रॉड कहते हैं तो ज्यादातर लोगों के जहन में एक तस्वीर बनती है, किसी अकेले हैकर की, अंधेरे कमरे में लैपटॉप पर बैठे लड़के की। लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा संगठित और डरावनी है। दावा किया जाता है कि भारतीय नागरिक हर साल साइबर फ्रॉड में हजारों करोड़ों रुपए गंवाते हैं, और सिर्फ एक तरीके से नहीं होते, ये कई अलग अलग रास्तों से आपके घर तक पहुंचता है। पहला, डिजिटल अरेस्ट, जो अभी हमने देखा। डर, अथॉरिटी और वक्त का दबाव, तीनों को मिलाकर इंसान की सोचने की क्षमता को ही बंद कर दिया जाता है। दूसरा, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, एक टेलीग्राम ग्रुप, एक एक्सपर्ट जो शुरुआत में सच में मुनाफा दिखाता है और धीरे धीरे बड़ी रकम फंसा ली जाती है। तीसरा, लोन ऐप उत्पीड़न, छोटा सा लोन, फिर आपका पूरा फोन, कॉन्टेक्ट लिस्ट, गैलरी, सब कुछ एक्सेस और फिर ब्लैकमेल। चौथा, जॉब और रोमांस स्कैम, पार्ट टाइम जॉब, घर बैठे कमाई, या फिर महीनों की ऑनलाइन दोस्ती जो अंत में एक इमोशनल जाल बनकर पैसे मांगने पर खत्म होती है। और पांचवा, जिसके बारे में शायद सबसे कम बात होती है, सेक्सटॉर्शन, एक अनजान वीडियो कॉल, कुछ मिनटों की रिकॉर्डिंग और फिर धमकी की अगर पैसा नहीं दिया तो वीडियो परिवार और दोस्तों तक भेज दी जाएगी। कहा जाता है कि शर्म और डर की वजह से ऐसे बहुत से मामले रिपोर्ट ही नहीं होते, पीड़ित चुपचाप पैसा दे देता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब आप ये जानते हैं कि इनमें से एक बड़ा हिस्सा भारत के भीतर से ऑपरेट ही नहीं होता। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका एक बड़ा नेटवर्क म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों की सीमाओं पर बने विशाल स्कैम कंपाउंड से चलता है, जहां एक एक इमारत में हजारों लोग दिन रात अलग अलग शिफ्टों में सिर्फ यही काम करते हैं। और यहाँ एक और परत है जो शायद आपको हिला दे। इन कंपाउंड्स में बैठे बहुत से लोग खुद स्कैमर बनना नहीं चाहते थे। कहा जाता है कि इनमें से बड़ी संख्या ऐसे नौजवानों की है जिन्हें अच्छी नौकरी का झांसा देकर वहां ले जाया गया और फिर पासपोर्ट छीनकर जबरन इन काम में झोंक दिया गया। तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं रहता कि कैसे बचें, सवाल ये बनता है कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, कड़ी दर कड़ी। और यही हम अब समझने वाले हैं। चलिए इसे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं, क्योंकि जब तक आप एक सिस्टम की पूरी चेन नहीं देखेंगे तब तक उसकी असली भयावहता समझ नहीं आएगी।
पहली कड़ी बढ़ती सब कुछ शुरू होता है एक साधारण सी जॉब पोस्टिंग से। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या किसी जॉब पोर्टल पर डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए। थाईलैंड में सैलरी 8 लाख महीना, रहना खाना फ्री। आरोप है कि उम्मीदवार को पहले बैंकॉक या दुबई फ्लाइट से ले जाया जाता है, वहां से सड़क के रास्ते सीमा पार कराई जाती है। पहुंचते ही सबसे पहला काम होता है पासपोर्ट जब्त करना, उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ मामलों में परिवार से भी संपर्क तोड़ दिया जाता है ताकि पीड़ित मानसिक रूप से पूरी तरह अकेला महसूस करे। दूसरी कड़ी ट्रेनिंग कंपाउंड के भीतर एक तरह का कॉल सेंटर स्कूल चलता है। स्क्रिप्ट रटाई जाती है, कैसे आवाज में अथॉरिटी लानी है, कैसे इंसान को सोचने का वक्त नहीं देना, कैसे हर सवाल का जवाब पहले से तैयार रखना है। कहा जाता है कि जो टारगेट पूरा नहीं करता उसे सजा भी दी जाती है। तीसरी कड़ी निष्पादन। अब असली खेल शुरू होता है और यहाँ तरीके अलग अलग होते हैं। डिजिटल अरेस्ट में नकली वर्दी, नकली दफ्तर जैसा बैकग्राउंड और सबसे जरूरी समय का दबाव। अभी फैसला लीजिए वरना गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। ट्रेडिंग फ्रॉड में एक फेक ऐप डाउनलोड कराया जाता है। शुरुआत में छोटी रकम लगाओ, मुनाफा दिखाता है, भरोसा बनता है, फिर बड़ी रकम डालते ही पैसा निकालने पर अचानक टैक्स प्रोसेसिंग फीस, अकाउंट अनलॉक चार्ज जैसे नए बहाने सामने आने लगते हैं और जब पीड़ित हार मानकर पैसा भेजना बंद कर देता है तो ऐप अचानक बंद हो जाता है। लोन ऐप उत्पीड़न में शुरुआत बहुत मामूली होती है। 5,000 10,000 का लोन बिना किसी कागजी झंझट के कुछ ही मिनटों में मंजूर, लेकिन ऐप इंस्टॉल करते वक्त जो परमिशन ली जाती है, कॉन्टेक्ट्स गैलरी मैसेज, वही बाद में हथियार बन जाती है। समय पर किस्त न चुकाने पर पीड़ित के परिवार और दोस्तों को मुफ्त तस्वीरें भेजी जाने की बात आरोप के तौर पर सामने आई है। चौथी कड़ी पैसे की लॉन्ड्रिंग। यहाँ चीजें और पेचीदा हो जाती है। ठगा हुआ पैसा सीधे विदेश नहीं भेजा जाता क्योंकि इससे बैंकिंग सिस्टम में तुरंत रेड फ्लैग लग जाएगा। रिपोर्ट्स बताती है कि इसके लिए भारत के भीतर ही आम लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें मनी म्यूल कहा जाता है। कमीशन का लालच देकर किसी छात्र, किसी बेरोजगार नौजवान का अकाउंट किराए पर लिया जाता है। पैसा पहले उस खाते में आता है, फिर घंटों के भीतर उसे कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग खातों में भेजा जाता है और अंत में क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता है, जिससे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सबसे दुखद बात, जिस मनी म्यूल ने अपना खाता किराए पर दिया था, अक्सर कानूनी तौर पर सबसे पहले वही पकड़ा जाता है, जबकि असली रकम का बड़ा हिस्सा उस तक कभी पहुंचता ही नहीं होता। भारत के पास I4C, इंडियन साइबर क्राइम कंबोडिनेशन सेंटर और 1930 हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इनके जरिए कई मामलों में पैसा फ्रीज भी कराया गया अगर पीड़ित जल्दी रिपोर्ट्स करे। लेकिन दिक्कत यह है, जब पूरा ऑपरेशन विदेशी सीमा के भीतर से चल रहा हो तो भारतीय जांच एजेंसियों की भी पहुंच वहां तक नहीं होती। कहा जाता है कि कुछ मामलों में स्थानीय प्रशासन की भी मिलीभगत के आरोप भी लगे हैं। अब यहाँ थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब हम साइबर फ्रॉड शब्द सुनते हैं तो हमारा ध्यान सीधा उस इंसान पर जाता है जिसने पैसा गंवाया, और वो दर्द सच में बहुत बड़ा है। किसी की जिंदगी भर की कमाई, किसी की रिटायरमेंट की उम्मीद कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप जरा गहराई में जाएं तो यहाँ असल में 3 स्तर के पीड़ित नजर आते हैं। पहला, वो इंसान जिसने पैसा गंवाया। दूसरा, वो नौजवान जिसे नौकरी के नाम पर धोखे से तस्करी करके सीमा पार भेजा गया, जिसका पासपोर्ट छीन लिया गया और जो खुद उस कॉल सेंटर के भीतर एक तरह की कैद में जी रहा है, वो भी इसी सिस्टम का शिकार है, भले ही फोन पर आवाज उसी की आ रही हो। और तीसरा पीड़ित कुछ ऐसा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है भरोसा। जब असली पुलिस, असली बैंक, असली सरकारी दफ्तर कॉल करता है तो अब लोग उस पर भी शक करने लगे हैं। सिस्टम की साख को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शायद सालों में भी न हो। और यहाँ एक और पहलू है जिस पर बहुत कम बात होती है, शर्म का बोझ।
जिन लोगों के साथ ये होता है वो अक्सर परिवार को बताने से भी डरते हैं। क्यों? लोग क्या कहेंगे कि इतना पढ़ा लिखा होकर भी ठगा गया। यही शर्म अक्सर उन्हें समय पर रिपोर्ट करने से रोक देती है और यही देरी पैसा वापस न मिलने की उम्मीद और कम कर देती है। यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है, क्या हमारा पूरा डिजिटल सुरक्षा ढांचा डर पर टिका है या भरोसे पर? क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी, बैंकिंग सिस्टम और सीमा पार कानून व्यवस्था के बीच के गैप मौजूद रहेंगे, तब तक कोई भी संगठित नेटवर्क इसका फायदा उठाता रहेगा। और सबसे दुखद बात, सजा अक्सर सिर्फ आखिरी कड़ी को मिलती है। वो गरीब नौजवान जो खुद तस्करी का शिकार था, असली मास्टरमाइंड अक्सर पहुंच से बाहर ही रह जाते हैं। फिर सवाल ये उठता है, करें क्या? व्यक्तिगत स्तर पर कुछ बातें हमेशा याद रखिए। कोई भी सरकारी एजेंसी, चाहे पुलिस हो, सीबीआई हो या कस्टम, किसी को वीडियो कॉल पर गिरफ्तार नहीं करती। यह एक हार्ड फैक्ट है, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। अनजान लिंक, अनजान ऐप डाउनलोड करने से पहले 2 बार 3 बार सोचिए। अगर कोई कॉल आपको जल्दबाजी में फैसला लेने पर मजबूर कर रहा हो, तो यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। असली एजेंसियां कभी इतनी हड़बड़ी नहीं दिखाती। और सबसे जरूरी, अगर कभी शक हो तो घबराएं मत। फौरन 1930 पर कॉल कीजिए या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज कराइए। जितनी जल्दी रिपोर्ट होगी, पैसा वापस मिलने की संभावना उतनी ज्यादा। मनी म्यूल खातों की पहचान और निगरानी के लिए बैंकिंग सिस्टम को और सख्त करना होगा। सीमा पार साइबर क्राइम से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना होगा, क्योंकि अकेले भारत की एजेंसियां विदेशी धरती पर कार्रवाई नहीं कर सकती। और शायद सबसे जरूरी, तस्करी के शिकार उन नौजवानों को अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित मानकर उनके पुनर्वास की नीति बनानी होगी। क्योंकि जब तक हम उस चेन की हर कड़ी को नहीं समझेंगे, तब तक सिर्फ आखिरी कड़ी को पकड़ने से समस्या खत्म नहीं होगी। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जो एक दिन में हल हो जाए, लेकिन जागरूकता शायद यहीं से शुरुआत हो सकती है। अगली बार जब फोन बजे और स्क्रीन पर कोई सरकारी सा नाम फ्लैश हो और दूसरी तरफ से कोई कहे कि आप गिरफ्तार होने वाले हैं, या आपका पार्सल पकड़ा गया है, या यहाँ इन्वेस्टमेंट करो तो गारंटेड मुनाफा है, तो एक पल के लिए रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए। क्योंकि डर के आगे जीत जरूरी है, लेकिन सिर्फ तब जब हम डरना बंद करके सवाल पूछना शुरू करेंगे।